इस वक्त की बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा से चीन को कड़ी चेतावनी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कह दिया कि चीन की कथनी और करनी में फर्क है और वो एलएसी को नहीं मानता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में चीन को यह भी बता दिया कि भारत एलएसी का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अब से थोड़ी देर पहले राज्यसभा में बयान दिया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि भारत जो है वो शांति चाहता है। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद का हल निकले, लेकिन अगर एलएसी का उल्लंघन किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाइनीज साइड ने एलएसी और अपने अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक्स पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं ताकि भारत की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। तो एलएसी का जो उल्लंघन है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये दो टूक राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से लेस है। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ हैं। अनुराग, साफ तौर पर कहा कि हमने बार बार कोशिश की कि इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाए और अभी भी हम शांति के ही पक्ष में हैं, लेकिन अगर एलएसी का उल्लंघन हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री ने जो अभी पार्लियामेंट में बताया वो बिल्कुल शब्दों के साथ साफ कर दिया है। कोई एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भी कह दिया है कि हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत के जरिए मामला हल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेना के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो ताकत है कि मुंहतोड़ जवाब चाइना को दिया जा सके। और हम आज यहाँ पर मौजूद हैं तो हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्स मौजूद हैं, कर्नल सोनम वांगचुक, जो कि महावीर चक्र विजेता हैं, जिन्होंने कारगिल में अपना जिस तरीके से जौहर दिखाया, अपनी टुकड़ी के साथ वहां पर ऑपरेशंस को सक्सेसफुली अंजाम दिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि हमारी सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ किस तरीके की हैं, हमारी सेना की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्नल सोनम वांगचुक। आप हमको ये बताइए कि जो लगातार चीन प्रोपेगेंडा करता रहता है हमारी सेना के बारे में कि ये तैयारी नहीं, वो तैयारी नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन कारगिल में, आप लोगों ने ऊंची चोटियों पर आप लोगों ने जिस तरीके से संघर्ष किया, दुश्मन को हराया, आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आप हमें बताइए कि इंडियन सोल्जर्स किस हद तक तैयार हैं इन हाइट्स पर इस तरीके से लड़ने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए।
मैं सोचता हूँ ये हमारी जो सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। चाहे हमारे बाप उनका ट्रेनिंग देख लीजिएगा या फिर उनकी मोरल की जो स्थिति है, तो हर एक एस्पेक्ट से और हर एक तरह से हम लोग चाइनीज़ का मुंह तोड़ जो है मुकाबला कर सकते हैं इन हाइट्स पे। उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कारगिल में देखा हुआ है जहाँ पे दुश्मन इतने हाइट्स पे बैठी हुई थी, वहाँ से हम लोगों ने उनको खदेड़ा है। और वहाँ पे जो मुश्किलातें आई हैं, तो एक तरह से ये टेरेन का जो चैलेंज था और जिस तरह का वहाँ पे क्लाइमेट था, वो आज की डेट में पेंगोंग त्सो गलवान जहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम्स अभी चाइना के साथ हमारा फेस टू फेस है, वहाँ पे भी टेरेन उसी तरह का है। टेरेन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी तैयारी की हालत जो है, इक्विपमेंट्स आप देख लीजिए या वेपन प्रोफाइल आप देख लेते हैं, हमारे ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है, तो हर एक तरह से हम लोग अभी एक सिनर्जिस्टिक हम लोगों ने एफर्ट किया हुआ है। और मेरे हिसाब से तो जितना भी हमारा आर्म्ड फोर्सेज है, एयरफोर्स, बाकी यहाँ पे अपना आर्मी का तो मेन रोल, प्राइमरी रोल आर्मी का है, तो मेरे ख्याल से वो हर एक तरह से प्रिपेयर्ड है, तैयार है। और बाकी ग्राउंड सिचुएशन जो है उसके बारे में मैं आपको ख़ास नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ग्राउंड में मैं हूँ नहीं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा बोलता है। कर्नल साहब, ग्राउंड सिचुएशन तो आर्मी बताएगी, ग्राउंड सिचुएशन आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हमको ये बताइए कि इन हाइट्स पर, 18,000 फीट की हाइट पर, इस तरीके की हाइट पर जो आगे ठंडा मौसम आने वाला है, कितनी काबिलियत है हमारे फौजी वहाँ पर डटे रह सकते हैं, कितने समय तक डटे रह सकते हैं? नहीं, वो तो पूरी मजबूती के साथ हम लोग डटे रह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हमें क्रिएट करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो पूरा क्रिएट किया जा रहा है। बाकी सिमिलर टेरेन्स हैं, जहाँ पे अभी कारगिल में देख लो, जहाँ पे पहले 1999 में ऑपरेशंस हुए थे, वहाँ पर आज की डेट में हमारी फ़ौज है और वहाँ पे 12 महीने रहती है। तो मेरे ख्याल से ये हाइट्स भी उनमें कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। तैयारी के बंदोबस्त के हालत से आप देख लो, तैयारी के हालत से देख लो या मोराल के हालत से देख लो, और एक जो हमारा बैकअप है सिस्टम का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक बार हमारे सोल्जर्स जो फ्रंट पे जाते हैं तो उनको पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सरवाइव करेंगे, अच्छी तरह से सरवाइव करेंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस एक ऐसे व्यक्ति का जिन्होंने अपना जौहर दिखाया है, कारगिल में जीत दर्ज की है वहां पर, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि किस तरीके का हाई मोराल भारत के जवानों का रहता है, भारतीय सेना का रहता है, और किस तरीके के टेरेन में वो इस तरीके के 18,000 फीट हो या उससे ज़्यादा ऊंचाई हो, इन ऊंचाई पर वो 12 महीने डट करके मुकाबला कर सकते हैं दुश्मन का। वो काबिलियत भारतीय सेना के पास है। बिल्कुल वो काबिलियत भारत में है और वो अपने एक्सपीरियंस से इस बात को बता भी रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ये भी बता दें, सरहद पर चीन की गुस्ताखियों के बीच भारत का बच्चा एकजुट हो चुका है। अब चीन को चारों खाने चित करने की पीएम मोदी की रणनीति ने असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। गलवान में चीन की धोखेबाजी के बाद पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र सिखाया था, आज वही गुरु मंत्र चीन पर मिसाइल बनकर हमला कर रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है चीन की तिजोरी पर। मकसद साफ है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि भारत के 70 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को कह रहे हैं कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। चीन को चारों खाने चित्त करने का सबसे बड़ा प्लान। गलवान की धोखेबाजी पर भारत का सबसे बड़ा पलटवार। आत्मनिर्भर भारत की मार से तिल मिलाया चीन। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल प्लान से कांपा चीन। सरहद से लेकर चीन की तिजोरी तक आत्मनिर्भर भारत की चोट। भारत और चीन के बीच जारी तनाव अब सिर्फ सरहद का ही मुद्दा नहीं रहा। गलवान घाटी में चीन की सेना ने जो धोखेबाजी की, उस पर ऐसा पलटवार शुरू हुआ है जिससे चीन भीतर से भी कांप उठा है। भारत ने बिना देरी किए चीन की ऐसी घेरेबंदी शुरू की कि चीन एलएसी पर तैनात भारतीय जवानों से खौफ खाने लगा है। भारतीय फौज ने चीन को चकमा देकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है और दूसरी तरफ
आर्थिक मोर्चे पर पीएम मोदी की चीन को चोट पहुंचाने की रणनीति ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे तो लंबे समय से देश भर में चीन के सामान की बॉयकॉट की मांग चल रही थी, लेकिन आपसी रिश्तों और दुनिया भर के कायदे कानून चीन पर बैन लगाने की इच्छा के आड़े आ रहे थे। लेकिन चीन ने जब 15-16 जून की रात को एक बार फिर धोखेबाजी से गलवान में हमारे सैनिकों पर हमला किया, तो आम आदमी से लेकर पीएम मोदी तक कोई भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। देशवासियों ने अपने गुस्से का खुलेआम इजहार किया तो प्रधानमंत्री ने शांत मन से चीन पर ऐसा दांव चला कि चीन बुरी तरह से अपनी ही कारगुजारियों में उलझ कर रह गया। पीएम ने चीन पर दागी आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल। चीन के खजाने पर आत्मनिर्भर भारत का हमला। पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत के मंत्र से चीन को झटका। सरहद से लेकर चीनी फैक्ट्रियों तक आत्मनिर्भर भारत की चोट। इसकी शुरुआत तो गलवान की घटना के तुरंत बाद ही हो गई थी, जब भारत ने चीन पर पिछले 35-40 साल की पहली सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था। चीन के मोबाइल ऐप पर पाबंदी का असर दुनिया भर में दिखाई दिया और अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने चीन के ऐप के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन पीएम मोदी तो चीन को ऐसी चोट देने का मन बना चुके थे कि चीन के आला नेताओं को सपने में भी भारत का डर सताने लगा है, क्योंकि चीन में समझ आ गया है कि अब भारत उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर सबसे बड़ी मार करने वाला है। कुछ समय पहले तक भारत अपने कुल आयात का लगभग 14% चीन से आयात करता था। चीन से आयात मुख्य रूप से बिजली के सामान, मोबाइल फोन, गाड़ियों के पुर्जे, ट्रेन से जुड़े सामान, प्लास्टिक के खिलौने, डॉक्टरी सामान, दवाएं, सोलर पैनल, फर्टिलाइजर, कपड़े, सड़क बनाने की मशीनें, आतिशबाजी, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात करता है। पिछले साल भारत ने लगभग 473 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। चीन ने हमसे ही पैसे कमाए और उन्हीं पैसों से हमें ही जख्म दिए। चीन के इस दोगलेपन को बेनकाब करने के लिए जरूरी था कि चीन को चोट ऐसी दो जो सीधे उसके दिल पर लगे और असर तिजोरी पर पड़े। इसका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत की योजना से कर दिया। हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। चीन ने केवल लद्दाख, डोकलाम या अरुणाचल में ही घुसपैठ की कोशिश नहीं की है, वो भारत की अर्थव्यवस्था में भी घुसपैठ कर चुका है। इसीलिए चीन को अचानक पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी रणनीति के तहत काम हो रहा है, क्योंकि मेडिकल उपकरण और दवा उद्योग से जुड़ी कई चीजें चीन से आ रही हैं। चीन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा घमंड है, लेकिन अब चीन की अकड़ ढीली होने वाली है। सरहद पर चीन की गुस्ताखियों की सजा मिलने का पूरा इंतजाम हो गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के जरिए चीन को बड़ी चोट देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस मोदी मिशन अब अगला टारगेट है भारतीय खिलौना बाजार। करोड़ों रुपए खर्च कर भारतीय खिलौना बाजार से चीन को धक्का देकर बाहर निकालने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अभी चीन से लगभग 2000 करोड़ रुपए के खिलौने आयात किए जाते हैं और अब नरेंद्र मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जरूरत के सारे खिलौने भारत में ही स्वदेशी तकनीक से बनाने को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। स्मार्टफोन बाजार में चीन को चोट की तैयारी। स्मार्टफोन बाजार में चीन का 80% हिस्सा। पीएम के आत्मनिर्भर भारत के अभियान से भारत में जमी चीन की स्मार्टफोन कंपनियों को भारी घाटा होना तय है। आत्मनिर्भर भारत से घटेगा स्मार्ट टीवी बाजार पर चीन का दबदबा। 25,000 करोड़ के स्मार्ट टीवी बाजार पर चीन की 45% हिस्सेदारी। भारत में दवा और मेडिकल इंडस्ट्री में चीन ने भारी निवेश कर रखा है। कई डॉक्टरी उपकरण चीन से आते हैं और कहा जाता है कि लगभग 85% बाजार पर चीन का कब्जा है। चीन के लिए भारत के सबसे अहम बाजार का एक हिस्सा है सोलर पैनल का बाजार। इस मार्केट में तो चीन की हिस्सेदारी 90% की है, लेकिन
पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत का जादू ऐसा चला कि अब भारत में ही बड़ी संख्या में सोलर पैनल का निर्माण शुरू होने वाला है। इससे पहले भारत सरकार की तरफ से रेलवे और सड़क निर्माण के कई प्रोजेक्ट से चीन को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है और चीनी कंपनियों के कई ठेके रद्द किए जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब ये काम पीएम मोदी की आत्मनिर्भर भारत की योजना के तहत स्वदेशी कंपनियां ही करेंगी। भारत बदल चुका है, भारतीयों की सोच बदल चुकी है, भारतीयों में जोश भर चुका है। पीएम मोदी ने जिस जोश और जज्बे से 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट होकर खड़े होने की अपील की, उसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। 29-30 अगस्त की रात को न्यूज 18 इंडिया ने भारत चीन के बीच बने सीमा विवाद पर बड़ी पड़ताल की है। पड़ताल में पता चला है कि 29 और 30 अगस्त की रात कैसे भारतीय सेना की जाबाजों ने दक्षिणी पैंगोंग की कई चोटियों पर अपना कब्जा जमाया। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने भारतीय सेना के ऑपरेशन दक्षिण पैंगोंग पर बड़ी पड़ताल की है। इस पड़ताल में पता लगा है कि 29-30 अगस्त की रात एलएसी पर पैंगोंग झील के नजदीक पीएम मोदी के नए भारत की सेना ने कैसे चीन को धूल चटाई और कैसे अंधेरी रात में महज 120 मिनट के अंदर एसएफएफ ने कई चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया। जून में एलएसी पर हुई झड़प से देश भर में गुस्सा पहले से ही था और पीएम मोदी के दिमाग में चीन से बदला लेने का इरादा पनप रहा था। इसके बाद काम शुरू हुआ रणनीति बनाने पर, लेकिन इस बीच पीएम मोदी सैनिकों का मनोबल बढ़ाना नहीं भूले। 3 जुलाई को अचानक प्रधानमंत्री लद्दाख पहुंचे और सैनिकों में ऐसा जोश भर दिया जिसका नतीजा 29-30 अगस्त की रात को दिखाई दिया। आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। 29-30 अगस्त की रात को जिन चोटियों पर एसएफएफ की विकास टीम ने तिरंगा लहराया था, उस ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि सेना की सुरक्षा में तैनात फॉर्मेशन ट्रूप्स को भी इसकी जानकारी नहीं थी। न्यूज 18 को 29 और 30 की रात की पूरी खबर पता लगी है, जिसके मुताबिक खुद जनरल बिपिन रावत की अगुवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी कई दिन पहले ही कर ली गई थी। दिल्ली में आला अधिकारियों को खबर थी कि एलएसी पर पैंगोंग के दक्षिणी हिस्से में चीन की पोजीशन क्या है। सारी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जानकारी में बनी और चीन को करारा जवाब देने के लिए नई दिल्ली में बड़े सैन्य अधिकारियों की एक बैठक हुई। 24 अगस्त की दोपहर को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, जो पीएम मोदी के हर हाल में चीन को सबक सिखाने के इरादे से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनके साथ बैठक में कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इसी बैठक में चीन से अहम चोटियां छीनने की रणनीति बनाई गई। एसएसएफ की एक खास टीम को इस ऑपरेशन के लिए चुना गया। इस ऑपरेशन का खतरा समझते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश भी दिया था। एसएफएफ की टीम को खास वजह से चुना गया था। एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स माउंटेन डिवीजन की स्पेशल फोर्स होती है। 29-30 अगस्त की रात को हुए ऑपरेशन के लिए जिस एसएफएफ की टुकड़ी को चुना गया, उस टुकड़ी में तिब्बत के जवान भी शामिल थे। इस टुकड़ी को चुनने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जवान उस तरीके के इलाके और मौसम में ढले हुए होते हैं। अगर हमें दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो 18,000 से 19,000 की फीट की ऊंचाई पर जहां लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ये जवान वहां मैराथन भी दौड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी पैदाइश परवरिश इसी तरीके के इलाकों में हुई है। एसएसएफ की टीम चुने जाने के बाद ऑपरेशन की रणनीति तैयार की गई। ऑपरेशन से जुड़ी पल पल की जानकारी पीएम मोदी को दी जा रही थी, जबकि चीन की हर हरकत पर भी उनकी नजर थी। ऑपरेशन में तय किया गया कि हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल, रेजांगला और रेकिनला चोटियों पर कब्जा किया जाएगा। इन चोटियों पर कब्जा करने के लिए एसएफएफ की टुकड़ी को 120 मिनट का समय दिया गया। एसएसएफ की टुकड़ी को सपोर्ट देने के लिए चोटियों के नजदीक बड़ी तोप और मिसाइलें तैनात की गई। भारतीय सेना ने अपने कैंपों में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया। इसके अलावा कंधे से दागी जाने वाली इग्ला मिसाइल के साथ जवानों की तैनाती की गई। जवानों को आदेश दिए गए कि चीन के एयरक्राफ्ट देखते ही ध्वस्त कर दिए जाएं।
ऑपरेशन की तैयारी पूरी होते ही एसएफएफ की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया। साथ ही रेकी करके ये भी पता लगा लिया गया कि आखिर चीन की तैयारी क्या है। चीन ने मोल्डो के पास पांगुर लेक पर T-15 टैंक तैनात करके रखे थे। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि भारत कोई पलटवार करने वाला है। एसएसएफ की टुकड़ी और भारतीय सेना ने तैयारी पूरी कर ली थी। सैनिक एलएसी की ओर चढ़ाई करके चोटियों के नजदीक पहुंच चुके थे। अब इंतजार था अंधेरा गहराने का। जैसे ही अंधेरा गहराया, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और दिल्ली में बैठे पीएम मोदी एलएसी पर चल रही हर हलचल और ऑपरेशन के एक एक कदम का हाल जान रहे थे। कमांडर का इशारा मिलते ही एसएफएफ की टुकड़ी ने स्पांगुर की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। बिजली की गति से टुकड़ी ने 120 मिनट से पहले ही ऑपरेशन पूरा कर दिया। 31 अगस्त की सुबह से पहले ही 2000 भारतीय जवान चोटियों पर तैनात हो गए। चीन से छिनी चोटियों पर फ्रेंच मिलान एंटी टैंक मिसाइल लगा दी गई। इसके साथ ही कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर तैनात कर दिए गए। इन हथियारों के सामने मोल्डो में खड़े चीन के टैंक बेकार खड़े रह गए और 31 अगस्त की सुबह तक चीन के मोल्डो मोर्चे पर भारत हावी हो गया। मतलब ये कि स्पांगुर की तलहटी में खड़ा चीन का असलहा बारूद धरा का धरा रह गया और भारतीय सेना इस हालत में पहुंच गई कि चीन ने जैसे ही पलटवार करने की सोची, उसके सैनिकों को भागना पड़ा। पीएम मोदी के एक इशारे पर भारतीय सेना ने चीन की सेना को खदेड़ दिया और पाकिस्तान के बाद अब चीन को भी सबक सिखा दिया कि ये नया भारत है जो घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर धूल भी चटा देगा। 31 अगस्त की सुबह बदले हालात देखकर चीन को झटका लगा तो चीन ने चोटियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके जवाब में भारतीय जवानों ने हवा में गोली चलाकर चेतावनी दी। भारतीय सेना के जवाब से चीन की सेना भाग निकली, लेकिन एक बार फिर चीन की सेना ने पलटवार की कोशिश की। चीन के जवानों ने मोल्डो की सड़क से रेजांगला तक हथियारबंद गाड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के एंटी टैंक हथियार देखकर गाड़ियां लौट गई। चोटियों पर कब्जा होते ही चीन को एहसास हो गया कि उनकी फौज की गिनती और उनके हथियार सब धरे के धरे रह गए हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अब भारतीय सेना से वो बच नहीं सकते हैं। 29-30 अगस्त की रात का ऑपरेशन भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुआ, लेकिन बारूदी सुरंग पर पैर पड़ने से एसएसएफ के सूबेदार निगमा तेंजिंग शहीद हो गए। 29 अगस्त की रात से ही चीन की सेना की हेकड़ी हवा हो गई है और उसकी चौथी उंगली यानी फिंगर 4 की सभी चोटियों पर भारतीय सेना के बूटों की कदमताल से चीन के कान फटे जा रही हैं।